A very good morning to all of my dear friends. A welcome, a future Air Force soldiers. A grand welcome to Horizon Education Institute. ठीक है, स्वागत है इस अजूबा और इस अनोखा प्लेटफॉर्म जिसके अंदर आप एसएससी एग्जाम्स को लेकर अपने अपने प्रैक्टिस सेट करके अपने लक्ष्य को पाते हैं। एसएससी के अलावा अदर एग्जाम कॉम्पिटिटिव एग्जाम को पढ़ते हैं हमारे इस चैनल के द्वारा। वहाँ पे तहे दिल से आपका स्वागत है और फिर से स्वागत उसी तरफ से नई प्रकार से और नया जोश उमंग से आपका एयरफोर्स प्रैक्टिस सेट 2 जी इंग्लिश कुरुक्षेत्र, जिसके अंदर ही क्योंकि हमें एयरफोर्स में कम से कम कंपाइल मार्क्स लेके आना पड़ता है। ठीक है, कम से कम मतलब कि अभी क्या एयरफोर्स सारा अग्निवीर कुछ हल्का मुल्का उतना कट ऑफ नहीं जाता है, मतलब कि शुरुआती के हिसाब से थोड़ा मोड़ा बड़ा है। बट आप इंग्लिश मैथमेटिक्स फिजिक्स में आपका 12th स्ट्रांग है, इंग्लिश कंपटीशन के हिसाब से स्ट्रांग है, तो आराम से निकल जाएगा। और इंग्लिश 12th आप पढ़ लेंगे, फिजिक्स केमिस्ट फिजिक्स और मैथमेटिक्स तो आप आराम से इजिली पढ़ सकते हैं। बट इंग्लिश 12th और 10th के लेवल पे तो आएगा नहीं, कंपटीशन के लेवल पे आएगा। और कंपटीशन कहाँ सीखेंगे? मेरे से सीखेंगे विथ मी बाय सनी सर, आपका प्रैक्टिस सेट 2। और खाली इंग्लिश चलेंगे विद द ऑल द कंपलसरी एग्जांपल्स। जितने भी आपके एग्जाम में पूछे गए सवाल है वो प्रीवियस ईयर है नहीं, सब न्यू पैटर्न बनाए गए हैं। अब एग्जैक्ट सेम पैटर्न बनाया गया जैसा आपके एग्जाम में पूछा जाता है। क्लियर हुआ बातों को? तो यहाँ पे न्यूली फॉर्म की मीन्स हम एज्यूमेशन ऐसा करते हैं कि एग्जाम में आप कितने सारे क्वेश्चन लड़ सकते हैं, बट हम ये नहीं लिखेंगे कि 100% क्वेश्चन आ ही जाएगा। ये सारे बोलते हैं कोचिंग, सारे चैनल बोलेंगे, लेकिन ये होता नहीं है। बट मैं बोलता हूँ कि एज्यूमेशन आप जितना करिए, आप जितना प्रैक्टिस लगाते हैं, डैम श्योर कि उसके से कम 50 से 60% हर एक चीज में लड़ जाता है। तो कोई 90% बोले, कोई 100% बोले, तो उस पर मत जाइए। 100% नहीं हो सकता, ठीक है? नहीं तो अगर वही एसएससी का पेपर थोड़ी बना रहा है, चाहे वही एयरफोर्स का थोड़ी पेपर बना रहा है, तो आप थिंकिंग समझ सकते हैं। बट प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस आप करिएगा तो जरूर हासिल करिएगा कुछ ना कुछ। ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट होता है। एक चीज आप सीख रहे हैं, एक चीज आपने सीखा, तो उस चीज को आप माइंड में रखेंगे। अब वही एग्जाम में वापस सकता है, आपके माइंड में रिलेट होगा ना कि हाँ सर की क्लास में मैंने ये चीज किया था, ये होगा ना, वही सेम बात है। ठीक है, चलिए, तो बहुत ही बात हो गया। अब चलते हैं अपने प्रैक्टिस सेट की तरफ। और प्रैक्टिस सेट 2 है आपका। जो बच्चे न्यू है, फर्स्ट नहीं देखे हैं, तो 2024 यहाँ पे मेंशन रहेगा, 2024। ठीक है, उस पे जाके, क्योंकि न्यूली अभी एग्जाम का फॉर्म आया है, उसी का प्रैक्टिस सेट 1 होगा। और प्रीवियस में 2023 होगा, जिसके अंदर 2 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी डाले हुए हैं। तो जो बच्चे नए हैं, जिनको नहीं पता है, वो प्रैक्टिस सेट 1 2024 का जाके देख सकता है। और नाउ हियर इज 24 इंडियन एयरफोर्स भर्ती, वो भी प्रैक्टिस सेट 2 लाए हैं। ठीक है, कंप्लीट प्रैक्टिस, अब इंग्लिश का डर खत्म। तो चलिए सारे क्वेश्चन पे चलते हैं। एकदम न्यूली पैटर्न रहेगा, ठीक है, कोई टेंशन नहीं है दोस्तों, बिल्कुल उतना घबराना नहीं है, एकदम बहुत ही हल्के हौले हौले चलेंगे। ये आपका ओजोन कर लीजिएगा, ओजेन हो गया, स्पेलिंग मिस्टेक। कलर चेंज कर लेता हूँ मैं, एक मिनट। हाँ ठीक है, चलिए। तो पहले आपका सवाल, क्योंकि ये पैसेज है, पैसेज आपके एग्जाम में फर्स्टली भी पूछ सकता है या तो आखिरी में पूछ सकता है। तो ये अपर नीचे हो सकता है, ऐसा बात नहीं कि मैं पहले पूछ रहा था पहले आ सकता है, बाद में भी आ सकता है। बट हमें इसको कैसे भी करके हैंडलिंग करना है ना। चलिए देखिए, इन द फॉलोइंग पैसेज सम वर्ड हैव बीन डिलीटेड, रीड द पैसेज केयरफुली एंड सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन ईच ब्लैंक। क्या है कि रीड द पैसेज, पहले पैसेज को पढ़िए, इसलिए हमेशा लिखता है इन द फॉलोइंग पैसेज, अधिकतर में रीड द पैसेज लिखा रहता है। वो पहले हिंट देता है, जी जरूर, पैसेज को फर्स्ट ऑफ ऑल रीड ही करिए, विदाउट रीडिंग कुछ नहीं होने। जब तक आप रीड करिएगा तो 90% आपका केस दिमाग में बन जाएगा कि ये पूरा जो पैराग्राफ है किसके बेस के ऊपर है, और वही बेस आखिर में हमें फायदा मंद देता है ऑप्शन एलिमिनेशन के लिए। तो पहला काम करिए, रीडिंग करिए। ठीक है, तो वही अपना सम वर्ड्स हैव बीन डिलीटेड, इसके अंदर जो वर्ड है कुछ डिलीट हो गए हैं, और उस वर्ड को हम लोग इस 4 ऑप्शन में से सिलेक्ट करना है, जैसे कि हर बार होता है, आप सब जानते हैं। चलिए, फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन रीड करेंगे। ओजोन गैस इज फॉर्म बाय द एक्शन ऑफ यूवी रेस एंड molecular oxygen and also into molecular oxygen. The stratosphere should be between production and the degradation of ozone in the stratosphere. Of late, the balance has been disrupted due to the ozone degradation by the CFCs. CFCs finds wide use as ठीक है, यहां तक है। तो आई थिंक आपने जो रीडिंग किया तो आपसे क्लियर हो रहा होगा किस किस में बात की गई है। तो बात ये की गई है ओजोन डिप्लीशन के बारे में, कैसे ओजोन हमारे धरती, अब ओजोन का जो परत होता है कैसे कैसे खत्म हो रहा है ड्यू टू द ओवर एक्सप्लोरेशन पोल्यूशन। ठीक है, पोल्यूशन के कारण ही खत्म हो रहा है। उसके बारे में जिक्र किया कि कैसे ओजोन काम करता है, कैसे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में टूटता है, ठीक है, उसका डिप्लीशन कहाँ से निकलता है, कैसे कम किया जाता है, बस उसी के बारे में है। अब उससे हम रिलेट ये सारे ऑप्शन को चूज कर सकते हैं। ठीक है,
तो चलते ही फटाफट एक एक क्वेश्चन को, एक एक सवाल को देखेंगे। तो पहले आपका ओजोन गैस इज ब्लैंक फॉर्म बाय एक्शन ऑफ यूवी रेज। ओजोन गैस है वो क्या फॉर्म करता है, मतलब कैसे फॉर्म करता है, बाय द एक्शन ऑफ यूवी रेज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर ऑप्शन देखिए आपका, तो पहला एक्शन, एक्शन पहले सुटेबल करके देखिए क्या एक्शन सुटेबल है इस ऑप्शन के लिए। तो ओजोन गैस इज एक्शन फॉर्म बाय द एक्शन, वापस ये कोई मीनिंग है नहीं। तो अब जहां मीनिंग सेंस नहीं निकलता है वहां आंख बंद करके डायरेक्ट काट दीजिए। सेकंड ऑप्शन चलेंगे तो एनर्जी है। तो क्या ओजोन गैस एनर्जी देता है? एनर्जी हमारे लिए किसका, एनर्जी हवा नहीं करता है। ऑप्शन नंबर बी भी गया, क्लियर हुआ। सेकंड आपका कंटिन्यूसली, अगर कंटिन्यूसली हम इस पे अप्रोप्रिएट करते हैं तो ओजोन गैस इज कंटिन्यूसली फॉर्म बाय द एक्शन ऑफ यूवी रेज। यहाँ पे सुटेबल लग रहा है कि ओजोन गैस क्या करता है, कंटिन्यूसली लगातार यूवी रेस के रेडिएशन से स्कैटर होता है। क्लियर हो रहा है? तो यहाँ पे कंटिन्यूसली आएगा। सीएफसी गैस मतलब कि ओजोन गैस सीएफसी फॉर्म बाय द एक्शन ऑफ यूवी रेज नहीं, ओजोन गैस सीएफसी नहीं करता, सीएफसी के कारण होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी भी गया आपका, अब बच गया ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे से हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका कंटिन्यूसली। ठीक है, कंटिन्यूसली। चलिए समझ में आया। तो ओजोन गैस इज कंटिन्यूसली फॉर्म बाय द एक्शन ऑफ द यूवी रेस ऑन मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन एंड आल्सो इनटू मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन। अच्छा, यहाँ पे साथ तोड़ने की बात हो रही है, चलो देखते हैं सवाल में क्या है, आगे करते हैं इसको थोड़ा स्लाइडिंग। चलिए तो आगे किए, तो सवाल है आपका इंटीग्रेटेड, डिग्रेडेड, अर्ली और स्पेक्ट्रम। तो बात करें तो सेकंड ऑप्शन जो आपका है, सेकंड ऑप्शन क्या कहता है, सेकंड ऑप्शन कह रहा है कि ओजोन गैस, हाँ, मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन एंड आल्सो आल्सो इनटू मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन। जो ओजोन गैस ऑक्सीजन टूटता है, ऑक्सीजन समझते हैं कि O3 O2 प्लस O में टूट जाता है, वो भी ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल ही टूटता है। तो टूटने की बात कर रही है, टूटने की बात कर रहा है, तो टूटने की बात करता है पहला इंटीग्रेशन, इंटीग्रेटेड तो नहीं होगा। इंटीग्रेट मतलब कि जो मिल जाना होता है ना, डिसइंटीग्रेट मतलब कि टूट जाना। तो ऑप्शन नंबर ए ऑलरेडी कट गया। अर्ली की बात करें, पुराने की बात करें, तो पुराने का कोई इसमें रिलेशन लगेगा नहीं, ऑप्शन नंबर बी गया। स्पेक्ट्रम का मतलब होता है लाइट का स्कैटरिंग होना, जो हमें दिखता है रंगीन कलर को बोलते हैं स्पेक्ट्रम। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी भी गया। बच गया ऑप्शन नंबर सी, ये हो सकता है। अब ये पक्का होगा, 100% होगा, क्योंकि डिग्रेडेशन का मतलब होता है टूटना, ब्रेकेबल, इनटू डाउन, फ्रेजाइल जिसको बोल सकते हैं। ठीक है, तो क्या होता है ये आपका ऑप्शन नंबर सेकंड में क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे हो जाएगा ओजोन गैस इज फॉर्म बाय द एक्शन ऑफ यूवी रेज एंड मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन एंड आल्सो क्या, डिग्रेडेड। ठीक है, आल्सो क्या, डिग्रेडेड, डिग्रेडेड इनटू द मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन। टूटता है किसमें, मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन में टूटेगा, O3 O2 प्लस O। ठीक है, क्लियर हुआ। एंड द स्ट्रेटोस्फेयर देयर शुड बी अ, ठीक है, देयर शुड बी अ क्या है देखते हैं, चलिए। देयर शुड बी अ ब्लैंक बिटवीन द प्रोडक्शन। अब क्या होना चाहिए बिटवीन के बीच में, चलो देखते हैं, ऑप्शन नंबर आपका सिलेक्ट करिए। पहला इम्बैलेंस, देयर शुड बी इम्बैलेंस बिटवीन द, इम्बैलेंस तो नहीं होगा, बैलेंस होना चाहिए हिसाब से, तो पहला इम्बैलेंस कर दिया। डिफर मतलब होता है उससे अलग, उससे हट के अलग नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी गया। एक्सेसिव मतलब ज्यादा होता है। देखिए ऑप्शन इसमें मिलाने की कोशिश करिए, अगर हम थर्ड की बात करें यहाँ पे आपका, तो कहता क्या है सवाल कि देयर शुड बी इम्बैलेंस बिटवीन द प्रोडक्शन एंड द डिग्रेडेशन। क्या प्रोडक्शन बनने की प्रक्रिया और टूटने की प्रक्रिया इम्बैलेंस होना चाहिए, होता है? इम्बैलेंस तो नहीं होता, बैलेंस हो सकता है। अच्छा, एक्सेसिव ज्यादा होता है? नहीं। कम होता है? नहीं। मतलब बैलेंस होगा ना, सिंपली आप अगर ऑप्शन चूज कर पा रहे हैं तो यहाँ पे बैलेंस होना चाहिए। अगर यहाँ पे ध्यान दे तो यहाँ पे बैलेंस होना चाहिए, अगर ध्यान देंगे तो एक्सेसिव मतलब ज्यादा हो गया, डिफर मतलब कम हो गया, इम्बैलेंस मतलब कि उधर उधर ऊपर नीचे हो गया, और बच गया आपका ऑप्शन नंबर बी बैलेंस। तो यहाँ पे जो होगा प्रोडक्शन, और एक मिनट देख लेते हैं आपका थर्ड में क्या था, एंड द स्ट्रेटोस्फेयर देयर शुड बी द बैलेंस बिटवीन प्रोडक्शन एंड द डिग्रेडेशन। क्या करता है स्ट्रेटोस्फेयर, क्या करता है, एक आपका ओजोन की परत जिसके अंदर जो होता है स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर, वो बैलेंस करता है। बैलेंस के साथ, बैलेंस किसके बीच में, प्रोडक्शन एंड द डिग्रेडेशन के बीच में बैलेंस करेगा, ना कि ज्यादा करेगा, ना कि कम करेगा, और ना ही इम्बैलेंस करेगा। क्लियर हुआ? तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, बैलेंस करेगा। ठीक है, यहाँ पे लिख लीजिएगा BALANCE, समतल करेगा ना प्रोडक्शन और डिग्रेडेशन के बीच में। ठीक है, चलिए। The balance between the production and the degradation of ozone in stratosphere. Of late, the balance has been disrupted due to the, अब जैसे कि स्ट्रेटोस्फेयर में जो बैलेंस हो रहा है डिस्टरप्टेड हो रहा है, ठीक है, मतलब हट रहा है उससे, तो किसके कारण, ड्यू टू द किसके कारण, तो देखते हैं किसके कारण। तो ऑप्शन नंबर चलते हैं 4 पे आपका, तो किसके कारण है भाई, परमानेंट, परमानेंट ग्रेटर इफेक्ट इनहेंसमेंट
चलो देखते हैं, तो आगे भी तो पढ़ लेंगे, इसमें 4 ऑप्शन एलिमिनेट करना है हमें। तो परमानेंट जो बैलेंस हो रहा है ड्यू टू द किस कर परमानेंट ऑफ ओजोन डिग्रेडेशन, मतलब कि लगातार ओजोन डिग्रेडेशन के कारण, सीएफसी के कारण, या परमानेंट मतलब लगातार नहीं, परमानेंट मतलब कि हमेशा, हमेशा तो हो नहीं सकता ये, क्योंकि पोल्यूशन पे, पॉल्यूशन के ऊपर डिपेंड है। तो ऑप्शन नंबर ए गया। इफेक्ट, इफेक्ट का कोई प्रभाव नहीं, इस प्रभाव का कोई इसमें सेंस नहीं, तो प्रभाव गया, ऑप्शन नंबर सी गया। ग्रेटर है, इनहेंसमेंट है। ग्रेटर मतलब ज्यादा, ज्यादा का मतलब नहीं होगा ज्यादा, कम हो सकता है। इनहेंसमेंट प्रॉपर एक वर्ड है। इनहेंसमेंट का मतलब होता है एक समतल तरीके से, एक एक रूप तरीके से, जिसे ऊपर नीचे भी हो सकता है, बट एक समतल तरीके से चलता रहे, उसी को बोलते हैं इनहेंसमेंट। ठीक है, पाना उस चीज को। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। 4 पे चले जाते हैं, ये हो जाएगा आपका इनहेंसमेंट। देखिए, जे आप जो भी आपका ये जो पैराग्राफ है या पैसेज है, उसको थोड़ा मोड़ा आपको जनरल स्टडीज से कुछ कुछ हेल्प मिलने वाला है। अगर आप ये सोच रहे कि 100% इसका ग्रामेटिकल रूल बनता है, तो ये आप इल्यूजन में मत रहिए या मिथ में नहीं रहिए। ठीक है, कभी भी कोई भी पैसेज बनाने के लिए या तो कोई आर्टिकल से पूछता है, या तो कोई न्यूज़पेपर से पूछेगा, या कोई आपके अलग बुक से, प्रीवियस ईयर बुक्स कोई पूछ सकता है पैराग्राफ के बीचों बीच तोड़ के, क्योंकि इसमें ऑलरेडी लिखा रहता है कि दिस पैसेज हैव बीन डिलीटेड सम वर्ड्स, यू हैव टू चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन इन द 4 ऑप्शन। क्लियर हुआ? इसके अंदर ही 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन आपको चूज चूज करना है, तो कहीं से पूछ सकता है, ऐसा थोड़ी कि आता है। ठीक है, तो आपको अदर नॉलेज रखना पड़ेगा, तभी आई थिंक 90% बना सकते हैं, और 50% बोल सकते हैं। 50% आपका थोड़ा नॉलेजेबल लगता है, और 50% ग्रामेटिकल। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा डिसअप्टेड ड्यू टू द इनहेंसमेंट होगा। ठीक है, इनहेंसमेंट। ठीक है, इनहेंसमेंट। ठीक है, क्लियर हुआ? ये हो जाएगा आपका इनहेंसमेंट। और आपका जो लास्ट बचा, इनहेंसमेंट ऑफ ओजोन डिग्रेडेशन बाय द सीएफसी गैस, क्योंकि समझते हैं कि सीएफसी गैस सही होता है, जिसको बोलते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, क्या होता है ये? कुछ अलग सब्सटेंस, या आपके बहुत सारे जैसे कि रेफ्रिजरेटर, एसी, इस से निकलते हैं। ठीक है, क्योंकि वही गैस आगे चल के हमें लगता है कि बहुत अच्छा है, लेकिन ओजोन के लिए बहुत खराब है, हमारे ओजोन परत के लिए बहुत खराब है। इसको सीएफसी गैस निकलता है। तो सीएफसी फाइंड्स वाइड यूजेस। अब सीएफसी जो फाइंड होता है किससे होता है, किसको यूज करने से? तो मैंने 2 ऑलरेडी बोल दिया, एक एसी या रेफ्रिजरेटर, यही हो सकता है, और भी होते हैं, बट मेनली देखते हैं ऑप्शन पे डिपेंड करता है ना कि कैसा ऑप्शन आपका ऑप्शन आ रहा है। चलो देखते हैं, पांचवा पे चलते हैं हम लोग। तो ये रहा आपका पांचवा। अब पांचवा के साथ 4 ऑप्शन होगा आपके पास, ये रहा। चलिए, तो 4 ऑप्शन इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, फिर तो पैराग्राफ आप समझ ही गए। ठीक है, ये रहा पांचवा ऑप्शन, ये रहा आपका। देखिए ध्यान से, पांचवा ऑप्शन है कि सीएफसी फाइंड्स एज अ यूज ऑफ। सीएफसी फाइंड होता है कहाँ पे? यूज करने से। पहले आपका रेफ्रिजरेटर, रेफ्रिजरेंट हो सकता है, इसको ऑप्शन ए में रखिए अभी तक। ठीक है, ट्यूबलाइट्स, ट्यूबलाइट से तो होता है, ट्यूबलाइट से तो आर्गन गैस होते हैं, तो आर्गन से क्या रिलेट है आपका? सीएफसी गैस से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी गया, हट गया। जनरेटर, जनरेटर समझ रहे हैं आप लोग? मैकेनिकल थ्रू इलेक्ट्रिकल, उससे कोई कन्वर्ट, उससे कोई गैस नहीं निकलता है, वो खाली बिजली पैदा करने के लिए। टेलीविजन, टेलीविजन में भी गैस रहता है, वैक्यूम रहता है, गैस रहता है, बट वो गैस सीएफसी पैदा नहीं करता। ठीक है, तो टेलीविजन भी गया। अब बच गया ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि सिंपल था, रेफ्रिजरेटर, रेफ्रिजरेंट जिसको बोलते हैं, रेफ्रिजरेटर ही होता है जिसके अंदर सीएफसी गैस का प्रोडक्शन होता है, क्योंकि ये टेम्परेचर को उल्टे प्रोसेस में करता है। एक रेफ्रिजरेटर ही ऐसा ऐसा इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है जो कि टेम्परेचर को उल्टे प्रोसेस में करता है। ठीक है, नहीं तो ऐसा कोई अभी तक इक्विपमेंट नहीं है जो कि टेम्परेचर को उल्टे प्रोसेस में करे। क्लियर है? तो रेफ्रिजरेटर से निकलता है, बाकी एसी कूलर में भी आपके जो गैस रहते हैं, क्योंकि एसी में जानते हैं गैस के कारण ही हवा ठंडा होता है, तो उसके अंदर से भी निकलता है। ठीक है, क्लियर हुआ? तो 5 मार्क्स का जो आपका पैराग्राफ हुआ, वो इजली तरीके से हमने देख लिया। ठीक है, ज़्यादा हार्ड भी नहीं था, मॉडरेट था। ठीक है, और ये आपके सवाल में पहले ही पूछ सकता था, मैंने आपको पहले ही बोला, या सवाल के या क्वेश्चन के एग्जाम के एंडिंग में पूछ सकता है। ठीक है, बट मैं आपको सजेस्ट करूँ तो सबसे पहले अटेंड मत करिए इसको। ठीक है, ये तो पहले आपको मैंने दे दिया कि जिससे कि आपका प्रैक्टिस सेट चल रहा है, बट एग्जाम में है तो इसको आखिरी में बनाने की कोशिश करिए, क्योंकि ये थोड़ा टाइम टेकन है, और इतने टाइम टेकन में आप इंग्लिश का बहुत क्वेश्चन अटेंड कर सकते हैं, तो वो ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल। अब कुछ डिपेंड है ना, अब तो ग्रामेटिकल में घुसेंगे आपके, फिर वोकैबुलरी भी पढ़ना है। चलिए, तो ये रहा आपका सेकंड सवाल, अब वो है पीक्यूआर है, जिसको बोलते हैं रीअरेंज द पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस इन अ करेक्ट ऑर्डर। ये सेंटेंस को पार्ट्स में, टुकड़ों में तोड़ा गया है, और तोड़ने के बाद इसको हमें रीअरेंज करना है। ठीक है, और ये भी मत सोचिएगा, बट इसका कुछ मेथड मैं लगाता हूँ, वो मैं बताऊंगा। मैंने बताया भी है प्रीवियस सेट में, एसएससीएमटी का जो सेट चला उसके अंदर मैंने बताया ट्रिक, इसमें बता देता हूँ आपको कि पीक्यूआरएस करने का थोड़ा सा ट्रिकली होता है, बट वो भी नहीं है कि 90% सक्सेस होगा, लेकिन उससे बहुत अधिकतर क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, बट पैराग्राफ में कोई आप बोले कि मैं ट्रिकली बना सकते हैं, तो ऐसा कोई बात नहीं है।
खाली प्रीपोजिशन में आपको याद रख के बना सकते हो, ग्रामर से कोई पूछा गया वहां बना सकते हो, बट अदर कोई आर्टिकल से, कोई न्यूज़पेपर से कहीं से पूछा जाए तो वहां पे आप नहीं बना सकते, उसमें आपको कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा। और यहाँ भी बात करें PQRS में, तो PQRS में आपको PQRS में थोड़ा सा हिंट लगता है, और पहले मैं हिंट डिस्कस कर देता हूँ कि PQRS का 4 मेथड होगा। यहाँ से सुनिएगा, सबसे पहले 4 मेथड का मतलब है 4 ऑप्शन रहेंगे आपको, 4 ऑप्शन में से पहला पैटर्न वो बनेगा कि सब में से पी सेम हो सकता है, या क्यू सेम हो सकता है, या एस सेम हो सकता है, या आर सेम हो सकता है। पहला पैटर्न ये है। अब उसके अंदर इजी इसलिए हो जाता है कि आर हमको पता है कि आर सबसे पहला है 4 ऑप्शन में से, और उसके बाद ही एलिमिनेशन करना है। अब आर के बाद सबका अलग अलग होगा, आर के साथ एस होगा, आर के साथ क्यू होगा, आर के साथ पी होगा, हो सकता है। अब उसमें से अगर एक छाट लिए तो आपका ऑप्शन निकल गया। दूसरा पैटर्न बनता है कि 2 ऑप्शन में फर्स्ट वाला लेटर जो होगा सेम होगा, और 2 ऑप्शन में फर्स्ट वाला लेटर डिफरेंट होगा। तो वो में 90% केस में ये सही होता है। अगर ऐसा ऑप्शन आपको मिल जाए, आप लकी होंगे कि 2 ऑप्शन में आपका फर्स्ट लेटर दोनों में बेसिकली पी होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे पी है और यहाँ पे भी पी है, ध्यान से देखेंगे, देखिए यहाँ पे पी है और यहाँ पे भी पी दिख रहा है आपको, तो 2 ऑप्शन में दिखा, और 2 ऑप्शन में भी एस है, ठीक है। तो पहले मैं 2 ऑप्शन की बात कर रहा हूँ कि जिसमें 2 वर्ड आपको सेम मिल जाए, 2 वर्ड नहीं, 2 लेटर सेम मिल जाए, तो वो 90% लगता है। अगर 2 डिफरेंट होगा, 2 सेम होगा, तो उस कंडीशन में सेकंड पैटर्न 90% मैं बोलता हूँ कि जो 2 सेम है ना, उसी में से एक आपका आंसर होगा, ठीक है। और तीसरा पैटर्न वो बनता है कि 2 सेम होगा, 2 ऑप्शन अलग लेटर के होंगे दोनों सेम, और 2 ऑप्शन अलग लेटर होंगे दोनों सेम, जैसे कि ये वाला पी इधर है, एस इधर है। तो इसमें आपको थोड़ा सा डिफिकल्टी हो सकता है, क्योंकि इसमें भी एलिमिनेशन करना पड़ेगा। अगर पी पकड़ लिए 2 ऑप्शन एलिमिनेट, अगर एस पकड़ लिए तो 2 ऑप्शन एलिमिनेट, समझ पा रहे हैं। और हार्ड तब से ये पड़ता है जब सब अलग होता है, जैसे PQRS, RSQR, फिर RPQS, ठीक, QRSQ, ऐसा वर्ड बन जाए तो ऑप्शन बन जाए, तो वहां पे थोड़ा दिक्कत हो सकता है। बट 90% केस में जहां 2 ऑप्शन सेटिस्फाई, वो 90% केस में वही 2 में से एक आंसर होगा, 100%, ठीक है। चलिए, अब टाइम वेस्ट नहीं करते, चलिए फटाफट सेंटेंस को समझते हैं। तो पहले PQRS में कभी भी आप क्वेश्चन को रीड नहीं करना, पैराग्राफ में सबसे पहले हमारा तभी तो क्या बनता है कि पैराग्राफ को रीड करिए। बट PQRS में कभी भी आपको सवाल को रीड नहीं करना, खाली डायरेक्टली ऑप्शन पे जाना है। ऑप्शन पे अगर मैं देखूँ तो मेरे पास यहाँ पे एक पी है, 2 पी है, और यहाँ पे एक एस है और 2 एस है। अगर मैं एस को छाट दूं तो मेरे पास 2 ऑप्शन छट गए, खाली 2 में कंपटीशन करना पड़ेगा। अगर पी छाट दूं तो 2 ऑप्शन छट गए, 2 में कंपटीशन करना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले हम ऐसे चलते हैं, तो क्या ऐसा सेंटेंस बन सकता है, तो देखते हैं, चलिए। कि द डिग्रेडेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड कैन अकर, अब ऐसे है, ऐसे रहा आपका, द डेवलपमेंट ऑफ द फर्टाइल टॉप सॉइल टेक्स सेंचुरीज। ऐसे बन सकता है, ऐसी बात नहीं है, ऐसे बन सकता है, ठीक है। अभी एस को रखते हैं, पी देख लेते हैं एक बार। पी भी है, द डिग्रेडेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज कैन अकर। अब देखिए, अब एस और पी दोनों द से स्टार्ट हुआ है, दोनों सब्जेक्ट से स्टार्ट हुआ है, दोनों नेम से स्टार्ट हुआ है, तो दोनों हो सकते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा ट्रिकली, थोड़ा सा ट्विस्टेड है। अब हम पता करना है कि किससे होगा। अगर बात करें एस से पहले चले, तो द डेवलपमेंट ऑफ द फर्टाइल टॉप सॉइल टेक सेंचुरीज। पहले डेवलपमेंट ऑफ फर्टाइल सॉइल करेंगे, या पहले द डिग्रेडेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज कैन अकर, या कि डिग्रेडेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज होगा। और जब तक नेचुरल रिसोर्सेज अच्छे से प्रॉपर से नहीं मिलेगा, तब तक सॉइल कहां से अच्छा मिलेगा, वो आप समझ पा रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर एस तो गया, तो एस का मतलब है हमारा ए भी गया और डी भी गया, बच गया ऑप्शन नंबर सी और बी। अब हम इतना पता कर लिए कि हमारा ऑप्शन सी और बी में से हो सकता है। चलिए बी पे चलते हैं। तो डिग्रेडेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज कैन अकर नॉट जस्ट बाय द एक्शन ऑफ पोल्यूटेंट, या बट आल्सो बाय द इम्प्रॉपर रिसोर्सेज यूटिलाइजेशन प्रैक्टिस। अब P के बाद R या Q, P के बाद R या Q, ये दोनों में से ऑप्शन होगा। तो पहले P के बाद R एक बार सेटिस्फाई करते हैं कि द डिग्रेडेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज कैन अकर नॉट जस्ट बाय द एक्शन ऑफ पोल्यूटेंट, ये सुटेबल लग रहा है। अगर मैं Q की बात करूं तो द डिग्रेडेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज कैन अकर बट आल्सो बाय द इम्प्रॉपर रिसोर्स यूटिलाइजेशन प्रैक्टिस, नहीं, ये सेटिस्फाई नहीं है। यहाँ पे बात हो रहा है डिग्रेडेशन ऑफ रिसोर्सेज कैन उभर सकता है, और यहाँ पे बात हो रहा है कि उभर सकता है पॉल्यूशन से, नॉट जस्ट बाय द एक्शन ऑफ पॉल्यूशन, ठीक है। तो मेरे हिसाब से पी के बाद क्यों नहीं होगा, पी के बाद आर होगा। आर क्यों होगा दोस्तों, आर क्यों होगा, पी क्यों नहीं होगा, पी क्यों नहीं होगा, क्योंकि मैं अगर मिलाना चाहूं तो डिग्रेडेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज कैन अकर नॉट जस्ट बाय द एक्शन ऑफ पॉल्यूटेंट बट आल्सो, देखिए ये लग रहा है, नॉट जस्ट बाय द एक्शन ऑफ पॉल्यूटेंट
but also by the improper resource utilization practice, the development of the fertile topsoil take centuries. क्लियर हुआ? तो यहाँ पे भी, यहाँ तक हम लोग सॉइल की बात कर रहे थे और लास्ट में सॉइल की बात यहाँ होता है। ऐसे तो ऐसे ही नहीं होता। आ रहा है समझ में बातों को? तो यहाँ पे हम लोग ने आर पे गए, आर के बाद क्यू पे गए, ठीक है? क्यू के बाद आपका एस बन गया। आ रहा है समझ में? चलिए, तो ऐसे आपको अप्रोच करना है एग्जाम में, ऐसे ही छाटना है आपको, ऑप्शन से छाटना है, ठीक है? चलिए, अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए, बहुत इजी है। 3 क्या कहता है? 3 कहता है दोस्तों, चूज द वर्ड दैट कैन सब्स्टिट्यूट द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ये हमारा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या है? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। कुछ आपको स्पेसिफिक सेंटेंस दिए होंगे, उस सेंटेंस में से आपको एक एप्रोप्रिएट ऑप्शन छाटना है जिसका मतलब ये होता है, ठीक है? ठीक है, चलिए। तो पहला जो वर्ड है आपका, सब समझ पा रहे, समझाने की जरूरत नहीं है, ये आप वोकैबुलरी का पार्ट है जो बच्चे बहुत पढ़ते हैं। आपका है एन एल्डरली अनमैरिड। एल्डरली का मतलब कि थोड़े लेडी नहीं, गर्ल नहीं, थोड़ा उम्रगर। उम्रगर वो भी जो शादीशुदा ना हो, एन एल्डरली अनमैरिड। अब जो उम्रगर हो और शादीशुदा ना हो तो उसको क्या बोलते हैं? तो पहला ऑप्शन आपका शिव। शिव का मतलब होता है झगड़ालू स्त्री, जो झगड़ा करती है उसी को बोलते हैं झगड़ालू स्त्री को शिव। तो ऑप्शन नंबर ए गया। मैडन। मैडन का मतलब होता है कुंवारी। ये हो सकता था, हो सकता था, हुआ नहीं। मैडन कुंवारी का मतलब होता है ताजी, ताजा लड़की जिसको बोलते हैं, मतलब कि इसकी शादी नहीं हुई। ताजा मैडम मतलब ताजा स्पीच भी होता है, फर्स्ट स्पीच जिसको बोलते हैं, या आपका अनमैरिड लड़की को भी बोलते हैं। तो यहाँ पे लड़की की बात होगी, उसी को बोलते हैं मैडम। यहाँ पे बात हो रही एन एल्डरली, मतलब कि आपका उम्र में थोड़ा उम्रगर, बड़ा। तो स्पिंस्टर जिसको बोलते हैं जी, ऑप्शन नंबर बी। और फ्लेंडर का मतलब होता है जो लड़का लड़की से फ्लर्ट करता है, ठीक है? जैसे बात करें तो कपिल शर्मा शो, जिसके अंदर कपिल शर्मा सब हीरोइन के साथ फ्लर्ट करते हैं, वहां पे फ्लेंडर लगता है, ठीक है? और स्पिंस्टर हो गया, स्पिंस्टर का मतलब होता है आपका अनमैरिड एल्डरली, ठीक है? एल्डरली अनमैरिड, ठीक है? क्लियर हुआ? तो ऑप्शन नंबर आपका बी। चल, नेक्स्ट चलते हैं आपका जो टू है, वो भी वन सब्स्टिट्यूशन ही है, बट टू एग्जांपल है, वो क्या है देखते हैं। कि एन एनिमल हु लिव्स ऑन अनदर, क्या है? एन एनिमल हु लिव्स ऑन अनदर, कि ऐसा जानवर या ऐसा एनिमल जो कि दूसरे पे डिपेंड रहता है। दूसरे पे डिपेंड होने का मतलब है वो दूसरे पे आश्रित रहता है, खाने के लिए, रहने के लिए, जीने के लिए। अगर वो नहीं तो ये नहीं, ठीक है? आपने वो पढ़ा है ना, 10% लॉ। 10% लॉ का मतलब है कि प्रत्येक को जब वो खाना खाते हैं एक दूसरे का, तो उसका 10% ही न्यूट्रिशन उसके अंदर जाता है। और आपने वो भी सुना है फ्लो, फूड चेन। ग्रास पे डिपेंड है आपका डियर, या शुरू से पढ़े तो फ्रॉग। फ्रॉग पे डिपेंड है स्नेक, ठीक है? हर एक ले सकते हैं चैन। फ्रॉग पे डिपेंड है स्नेक, ठीक है? और फ्रॉग डिपेंड है किस पे? छोटे मोटे जो नाली हो गए ये सब, ठीक है? हल्के मुल्के कीड़े मकोड़े। तो फ्रॉग पे डिपेंड है कीड़े मकोड़े, और फ्रॉग पे डिपेंड है आपका स्नेक, और स्नेक पे डिपेंड है ईगल, और ईगल पे डिपेंड है डिकम्पोजर्स। डिकम्पोजर मतलब कि जो कि मरे हुए चीजों को खाते हैं। क्लियर हुआ? तो इस पे डिपेंड है आपके, और यही फूड चेन चलता है। तो यही फूड चेन जो है, तो फूड चेन के अंदर एनिमल एक दूसरे पे डिपेंड है ना, तो उसी को क्या बोलते हैं? वही तो चीज है कि एन एनिमल हु लिव्स ऑन अनदर, कि ऐसा व्यक्ति जो दूसरे पे डिपेंड है। तो पहला आपका इकोलॉजिस्ट, दूसरा आपका प्रोड्यूसर्स, तीसरा आपका कंज्यूमर्स, चौथा आपका पैरासाइट। तो इकोलॉजिस्ट होता है जो इकोलॉजिस्ट, मतलब कि इकोलॉजिस्ट का मतलब होता है बाबू, जो कि आपका इकोलॉजी समझते हैं आप लोग, द रिलेशन बिटवीन द लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग, उसके बीच में जो अध्ययन करता है ना, उसी को बोलते हैं इकोलॉजिस्ट। तो पहला ऑप्शन नंबर हो गया, वो पर्सन हो गया, ठीक है? प्रोड्यूसर होते हैं प्लांट लोग। प्रोड्यूसर दूसरे पर डिपेंड कभी नहीं होते, ध्यान दीजिएगा। प्रोड्यूसर का मतलब होता है प्लांट। बैगन के सब बैगन का झाड़ देखें, टमाटो, ये सब प्रोड्यूसर है आपके, ये दूसरे पर थोड़ी डिपेंड है। मतलब कि दूसरा कोई आएगा तभी थोड़ी ये लोग अपना फल देंगे। ये प्रोड्यूसर मतलब खुद उपजाते हैं, और हम लोग क्या है? हम लोग है कंज्यूमर। तो हम लोग दूसरे पे डिपेंड है, बट हम लोग एनिमल्स तो नहीं है। ये हो सकता था हम लोग कंज्यूमर, कंज्यूमर मतलब कि कंज्यूम करना, दूसरे पे डिपेंड होना। तो हम लोग एनिमल्स में नहीं है, तो हम लोग ह्यूमंस में आते हैं। बट एनिमल्स की बात करें तो पैरासाइट एक ऐसा चीज होता है, पैरासाइट एक ऐसा चीज होता है जो कि दूसरे पे डिपेंड रहता है। पैरासाइट, पैरासाइट समझते हैं? डिकम्पोजर समझो कि मरने के बाद भी चीज खाते हैं। पैरासाइट डिकम्पोजर एक ही चीज है, ठीक है? तो जो दूसरे पे आश्रित हो उसी को बोलते हैं पैरासाइट, याद रखिएगा। एन एनिमल्स हु लिव्स ऑन अनदर। क्लियर हुआ? चलिए, बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है।
तो क्वेश्चन नंबर 4 है बाबू, सिलेक्ट द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ इडियम एंड फ्रेजेस। सिलेक्ट द अल्टरनेटिव, इसमें से एक चूज करना है जो कि बेस्ट एक्सप्रेशन मीनिंग देता है किसका, इडियम्स का, ठीक है, किसका देता है, इडियम्स का। अब इडियम्स का मतलब होता है मुहावरे, मुहावरे या कहावते, ठीक है, मुहावरे या कहावते, ये रहा आपका। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मीनिंग तो समझे, कि मीनिंग समझेंगे तभी तो बना पाएंगे। तो पहला है आपका एंड इन स्मोक, क्या है कि एंड इन स्मोक, अगर इसका अप्रोप्रिएट मीनिंग निकाले तो लग रहा है कि धुएं में खत्म हो जाना, एंड इन स्मोक, धुएं के साथ साथ खत्म हो जाना। धुएं के साथ साथ खत्म हो जाना ये मीनिंग नहीं है, ये तो लग रहा है ना। जैसे कि अगर डार्क हॉर्स की बात करें तो लगता है डार्क हॉर्स, मतलब कि थोड़ा गाढ़ा कलर का घोड़ा। बट डार्क हॉर्स का मतलब होता है क्या, नॉन कैपेबिलिटी ऑफ कंपिटिटर, जो कि छुपा रुस्तम जिसको बोलते हैं, वो मीनिंग अलग सेंस है और मीनिंग अलग निकलता है, ठीक है, बोलने का निकालने का अलग मतलब हो जाता है। एंड इन स्मोक का मतलब होता है बाबू, ये याद करने से ही होगा, ठीक है, रट्टा मारने से या एक दो याद करने से आपका वोकैबुलरी तैयार नहीं हो जाएगा। बहुत ही वर्ड याद करने पड़ते हैं, तभी आप एग्जाम में अच्छा पैटर्न लगा सकते हैं। एंड स्मोक का मतलब होता है कोई निष्कर्ष ना निकलना, क्या, कोई निष्कर्ष ना निकलना, इसका मतलब होता है एंड स्मोक, ठीक है, या फैसला नहीं कर पाना, ठीक है, सिंपल लिख लीजिए, फैसला नहीं कर पाना, ठीक है, फैसला नहीं कर पाना, क्लियर हुआ। तो फैसला नहीं कर पाना जो हुआ आपका, उसी को बोलते हैं एंड इन स्मोक। पहला आपका बियर नो फ्रूट्स विल प्रोड्यूस गुड रिजल्ट, सेवरली क्रिटिसाइज बाय द पब्लिक, मोटिवेट द एम्प्लॉयज टू प्रोड्यूस मोर। तो ऑप्शन नंबर डी गया, मोटिवेशन थोड़ी देते हैं कि जो एम्प्लॉयज और प्रोड्यूस करे, ऑप्शन नंबर डी गया। सी सेवरली क्रिटिसाइज बाय द पब्लिक, क्रिटिसाइज का मतलब होता है निंदा, पब्लिक के द्वारा निंदा करना, ऑप्शन नंबर सी गया। विल प्रोड्यूस गुड रिजल्ट, गुड रिजल्ट निकालना मतलब कि सही निष्कर्ष निकालना, बट यहाँ पे तो निष्कर्ष नहीं हो रहा, तो ऑप्शन नंबर बी गया। और बियर नो फ्रूट का मतलब कोई हासिल ना कर पाना या कोई फैसला नहीं ले पाना या कोई चीज निष्कर्ष ना निकलना, उसी को बोलते हैं एंड इन स्मोक। क्लियर हुआ, चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। चलिए 2 पे ध्यान दीजिएगा। तो 2 क्वेश्चन आपका, बी निप्ड इन द बर्ड, क्या है, बी निप्ड इन द बर्ड। अब इसका मतलब बहुत बच्चे नहीं जान पा रहे क्योंकि ट्रांसलेशन लायक नहीं है। बी निप्ड बर्ड का मतलब होता है, याद करने से होगा, बी निप्ड इन द बर्ड का मतलब होता है शुरुआत में ही डिस्ट्रॉय कर देना। जब कोई काम करते हैं उसको स्टार्टिंग में ही एंडिंग कर देना, खात्मा कर देना, ठीक है। या आप इसको बोल सकते हैं, इसलिए मैं लिखिए कि डिस्ट्रॉय, डिस्ट्रॉयड, डिस्ट्रॉयड इन बिगिनिंग, ठीक है, डिस्ट्रॉयड इन बिगिनिंग, शुरुआत में ही, डिस्ट्रॉय इन स्टार्टिंग बोल सकते हैं, बिगिनिंग बोल सकते हैं, शुरुआत में ही खत्म हो जाना, उसी को बोलते हैं बी निप्ड इन द बर्ड। तो पहला आपका वेरी क्विकली, बहुत तेजी से ना, ऑप्शन नंबर ए गया। टू डिस्ट्रॉय अ थिंग इन द वेरी बिगिनिंग, जी बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर बी हो गया, शुरुआत में ही चीज को खत्म कर देना। टू फॉरगेट अ क्वारल, क्वारल मतलब कि शत्रुता मिटाना, ऑप्शन नंबर सी गया। और कंप्लीटली कंफ्यूज मतलब अनसमझ में रहना, ठीक है, बैफल, बकवास जिसको बोलते हैं ना, कोई चीज में कंफ्यूज कर देना, ट्विस्टेड कर देना, ठीक है, उसी को बोलते हैं कंप्लीटली कंफ्यूज। ऑप्शन नंबर डी गया, बच गया ऑप्शन नंबर बी। तो बी निपट द बट होता है टू डिस्ट्रॉय अ थिंग इन द वेरी बिगिनिंग, शुरुआत में चीज को खत्म कर देना। चलिए अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। तो पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, उसके हिसाब से बनाएंगे। अब हम लोग जो आ गए हैं, ये रहा आपका थोड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, जिसको बोलते हैं एंटोनिम्स और सिनोनिम्स, जो कि याद करना बहुत डिफिकल्ट होता है। और जो बच्चे अगर याद कर रहे थे 400-500 वर्ड, तो मैं गारंटी देता हूं कि कोई भी कंपटीशन एग्जाम में उसका 100% क्वेश्चन लड़ेगा। 400-500 का वोकैबुलरी आप याद करते हैं, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, इडियम फ्रेजेस, वर्ड सब्स्टिट्यूशन, तो वोकैबुलरी कोई भी एग्जाम का आपका नहीं छूटने वाला है। और दिक्कत नहीं बच्चे का होता है, बच्चे इंग्लिश में स्कोर करके आगे क्यों बढ़ जाते हैं, क्योंकि जो क्वेश्चन सबको आना चाहिए, अगर उसमें भी आप पीछे रह जाइएगा तो वो वहां पे ऑलरेडी छट जाइएगा। और जो बच्चे नहीं कर पाते हैं उसमें आप आगे कर लीजिएगा तो आपका रिजल्ट पक्का है, वही होता है ना। तो जो आप श्योर है उसके अंदर श्योर रहिए। जो आप बच्चे नहीं कर पाते हैं, जो कि हार्ड होता है वोकैबुलरी, अगर वहां पे स्कोर कर रहे हैं तो आप उनसे थोड़ा सा आगे बढ़ गए, ठीक है। तो पहला है आपका, चूज द वर्ड दैट मीन्स द सेम हैज द गिवन। इसमें जो वर्ड सिलेक्ट करना है वो सेम, सेम मीनिंग मतलब होता है सिनोनिम्स की बात कर रहा है, ठीक है, क्या बात कर रहा है, सिनोनिम्स की बात कर रहा है। अब सिनोनिम सेंटेंस बता दूं तो आपको कम से कम 400 टू 450 वर्ड आपको याद होना चाहिए, लमसम 500 मान लीजिए। 500 याद होगा, मेहनत से डेली सुबह याद करिए, याद हो जाएगा, ऐसी बात नहीं, बड़ा चीज नहीं है, ठीक है। तो पहला वर्ड है आपका कैपेशियस। कैपेशियस का मतलब क्या होता है, ठीक है, क्या होता है, कैपेशियस।
कैपेशियस का मतलब क्या होता है पहले ये जानेंगे तभी तो आप सवाल बना पाइएगा। तो मैं ये याद होने से होगा। कैपेशियस का मतलब होता है विशाल, ठीक है। क्या होता है? विशाल, बड़ा। कैपेशियस का मतलब क्या होता है? विशाल, ठीक है। कोई चीज विशाल बोल सकते हैं या बड़ा हो सकता है। जब कुछ चीज बड़ा होता है उसी को बोलते हैं कैपेशियस। अब बड़ा होने का बहुत सारे सिनोनिम्स है, ये मेहनत करने से होगा। कैपेशियस, ध्यान दीजिएगा, ध्यान सुनेगा। कैपेशियस, बिग, आपका गिग्नेटिक, ये जितने वर्ड है आपके, ये सब बड़े को दिखाता है। किस चीज को? बड़े को दिखाता है। टाइटेनिक, ये भी बड़े को दिखाता है। क्लियर हो रहा है? आ रहा समझ में? फिर आपका हो जाएगा ओबिशियस, ये बड़े को दिखाता है। तो ये और स्पेशियस, स्पेशियस का मतलब भी होता है बड़ा दिखाना। तो ये सारे जो वर्ड हैं बाबू, ये सब का मतलब होता है बिग। अब याद कैसे होगा? डेली वोकैबुलरी याद करने से। तो कैपेशियस का मतलब होता है विशाल, और विशाल के बाद स्मॉल। स्मॉल आपका एंटोनिम्स हो जाएगा जो ऑप्शन नंबर ए गया। रेटल, लेटर मतलब होता है बकबक करना, ठीक है, या आवाज करना, ऑप्शन नंबर बी गया। पीस मतलब होता है शांत, ऑप्शन नंबर डी गया। और गिग्नेटिक मतलब होता है बड़ा, विशाल, जिसको बोलते हैं गिग्नेटिक, टाइटेनिक, बहुत सारे वर्ड बनते हैं, ठीक है। तो कैपेशियस का मतलब हो गया गिग्नेटिक, याद हुआ? चलिए नेक्स्ट आपका चार लैटन। चार लैटन का मतलब क्या होता है? चार लैटन का मतलब होता है, चार लैटन का मतलब क्या होता है वो तो याद रखिएगा तब ना। तो चार लैटन का मतलब होता है आपका धोखाधड़ी करना। क्या करना? धोखाधड़ी करना, ठीक है। क्या होता है? धोखाधड़ी करना, जिसको बोलते हैं चार लाटन। क्लियर हुआ? धोखाधड़ी करना, चार लाटन। क्लियर हुआ? तो चार लाटन से मैंने याद किया था चार लातन, जो चार लात मार रहा है मतलब धोखाधड़ी कर रहा है, ऐसे मैंने याद किया था। अप्रोच लगाकर आप कैसे भी याद कर सकते हैं, ऐसे कोई मसला नहीं है। तो चार लाटन से मैंने याद किया धोखाधड़ी करना। तो पहला आपका फ्रॉड, दूसरा आपका ऑनेस्ट, तीसरा आपका वीकन, चौथा स्कैटर। स्कैटर का मतलब होता है फैल जाना, वीकन का मतलब होता है कमजोर, ऑनेस्ट का मतलब होता है ईमानदार, और जो धोखाधड़ी करे, ईमानदार होगा एंटोनिम्स और फ्रॉड होगा सिनोनिम्स। क्लियर हुआ? फ्रॉड, फ्रॉड, फेक, कॉलेरिक, क्रैम्पी, ये सारे वर्ड क्या है आपके? धोखाधड़ी करना। ये चार लाटन हो गया आपका, चार लाटन हो गया। फ्रॉड हो गया, फेक हो गया, ग्रैम्पी हो गया, आपका कॉन्टेकिनस हो गया, कॉलेरिक हो गया। बहुत सारे वर्ड बनते हैं, ठीक है, ऐसे याद कर सकते हैं आप लोग। चलिए नेक्स्ट चलते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 6 में। तो ये है आपका अपोजिट। अपोजिट का मतलब होता है बाबू एंटोनिम्स, ठीक है। क्या होता है? एंटोनिम्स। तो चलिए एंटोनिम्स सीखते हैं क्या है। चूज अ वर्ड दैट इज अपोजिट इन द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। क्या है? ये वर्ड को सिलेक्ट करना है जो कि अपोजिट है, मीनिंग में अपोजिट हो। एंटोनिम जिसको बोलते हैं विरुद्धार्थी। जैसे आग पानी, राजा रानी, ठीक है, सूर्य जमीन आसमान। आ रहा है समझ में? तो जिंजरली और एनेथीमा क्या है? दो है आपके, एक है एनीथीमा, एक है जिंजरली। तो पहले मतलब समझिएगा तब बनाइएगा। तो पहले जिंजरली क्या होता है बाबू? तो जिंजरली का मतलब होता है बहुत ही सावधानी से। क्या होता है? बहुत ही सावधानी से, मतलब होता है जिंजरली। मैंने कैसे याद किया था? जिंजर मतलब अदरक, अदरक हमें सावधानी से खाना चाहिए, ऐसे याद किया था मैंने, ठीक है। अदरक, अदरक सावधानी से खाना चाहिए। इसका मतलब जिंजरली का मतलब क्या होता है? सावधानी से, ठीक है। साव कोई चीज करना सावधानी, सावधानी का मतलब होता है केयरफुल से। अब जो सावधानी नहीं बरतता वो केयरलेस होता है। तो चलिए पहले आपका वर्क, वर्क मतलब काम, काम से कोई रिलेशन है नहीं। अबंडेंस, अबंडेंस मतलब प्रचुर मात्रा में, ठीक है, जो कि ज्यादा मात्रा में हो तो उसी को बोलते हैं अबंडेंस। सी ऑप्शन गया। रेस्टलेस का मतलब होता है आलसीपन, ठीक है। और आपका केयरलेस का मतलब, रेस्टलेस का मतलब होता है बेचैन, आलसीपन नहीं, सॉरी, बेचैन। और केयरलेस का मतलब होता है गैर जिम्मेदार। सावधानी और दुर्घटना जो होता है ना, सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। सेकंड है आपका एनाथीमा। एनाथीमा क्या होता है? तो एनाथीमा का मतलब होता है श्रापित, ठीक है, श्रापित, श्रापित ही बोलते हैं एनाथीमा। और मैंने कैसे याद किया था? अनाथ की माँ, ठीक है। एनाथीमा से याद किया था अनाथ की माँ, अनाथ की माँ। अनाथ की माँ को क्या मिला है? श्रापित, ठीक है। श्राप मिला है, जिसको बोलते हैं ना कर्ष, कर्ष भी बोलते हैं श्रापित। तो श्राप, कर्स, कर्स मतलब श्राप देना। तो एनाथेमा का मतलब श्रापित, और श्रापित मेलाडिक्ट, बून, स्पेंडिंग या एक्शन केस। तो एंट्रेंस ढूंढना है। श्रापित होता है आपका मेलाडिक्ट, मेलाडिक्ट का मतलब भी होता है श्रापित। तो ये तो होगा नहीं क्योंकि सिनोनिम्स हो जाएगा। बून का मतलब होता है श्रापित से हटकर, जिसका एंट्रीम्स होगा बून, ठीक है। बून का मतलब कि जिसके ऊपर श्राप नहीं है। स्पेंडिंग का मतलब होता है खर्चीला, तो ऑप्शन नंबर बी गया। और डी एक्शन गीस का मतलब क्यों? चीज से हट जाना, एक्शन गीस। क्लियर हुआ? चलिए
चलिए अब क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो ये हो गया आपका अपोजिट वर्ड। अब नेक्स्ट आपका जो स्लाइड है उसके अंदर देखेंगे, तो नेक्स्ट स्लाइड है आपका सिलेक्ट द एरर पार्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। फटाफट इसको बनाइए, दो है इसके अंदर एरर चूज करना है आपको, ठीक है। चलिए तो आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर एरर में। दे आर अवेटिंग एडवाइसेस फ्रॉम देयर दिल्ली ब्रांच। तो इसके अंदर जो बात करें एरर क्या है हमारा, तो बात करें ये बाबू एडवाइसेस। तो एडवाइसेस होता है ऐसी बात नहीं है, एडवाइसेस होता है, बट इसके हिसाब से एडवाइसेस सही है कि गलत वो देखना है, ठीक है। एक होता है एडवाइस, ये होता है एडवाइस, ठीक है, क्लियर हुआ। और एक होता है एडवाइसेस, तो ये जो एडवाइस होता है ये होता है सलाह, ठीक है। इसको बोलते हैं सलाह, सलाह का मतलब समझ रहे हैं ना, सलाह। और ये जो एडवाइसेस है आपका, ये जो है एडवाइसेस, इसका मतलब होता है सरकारी सूचना, ठीक है, सरकारी सूचना। तो यहाँ पर ऐसा कोई बात नहीं कि सरकारी सूचना की बात हो रही है, तो ऑप्शन नंबर ए गया, मतलब कि एडवाइसेस तो गया। तो दे आर अवेटिंग एडवाइसेस फ्रॉम देयर दिल्ली ब्रांच। तो एडवाइसेस फ्रॉम दिल्ली ब्रांच नहीं होगा बाबू, यहाँ पे हो जाएगा अवेटिंग एडवाइसेस नहीं, अवेटिंग एडवाइस होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगर यहाँ पे स्पेसिफिकली बात होगी गवर्नमेंट सरकारी सूचना की बात हो रही है, तो यहाँ पे एडवाइसेस बिल्कुल सही था, कोई गलती नहीं, बट यहाँ पे एडवाइस गलत होगा, एडवाइसेस की जगह पे एडवाइस हो जाएगा, क्लियर हुआ। तो ऑप्शन नंबर ए गया, बी गया, डी गया। चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। 2 क्या कहता है, 2 है सी इज ऑलवेज ऑलवेज ईगर टू इंजॉय टू हर हार्ट्स कंटेंट इन एनी पार्ट्स। इसमें एरर क्या है, शी इज ऑलवेज ईगर बिल्कुल सही है, टू इंजॉय टू हर। अच्छा इंजॉय, इंजॉय एक ऐसा वर्ड है जो कि प्रोनाउन का पार्ट है, वो भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का, जिससे कि इंजॉय के बाद हमेशा एक आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जरूरी है। अब जिसकी बात करें उसका लगा देंगे, जैसे कि सी है, सी का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है, हर सेल्फ। तो इंजॉय के बाद यहाँ पे हर सेल्फ होना चाहिए, जो कि गलत था, होना चाहिए था जो कि है नहीं, तो हो जाएगा इंजॉय, इंजॉय हर सेल्फ टू हर द हार्ट्स कंटेंट इन एनी पार्ट्स। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी गलत, ठीक है, बी से हो जाएगा, ए गया, सी गया, डी गया। यहाँ पे इंजॉय के बाद आपको हर सेल्फ देना चाहिए था। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे बढ़ते हैं। 8 क्या कहता है, तो एक थे सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन टू फिल द ब्लैंक्स। पहला आपका यू एंड शी हैव चीटेड ब्लैंक नेबर। तो मैं और तुम, मैं और उसने, जो लड़की थी उसने चीटेड किया किसको, अपने नेबर को। तो आवर नेबर, हर नेबर, देयर नेबर या योर नेबर। तो यू एंड शी हैव चीटेड देयर नेबर, आवर नेबर या हर नेबर। तो हमने तुमने क्या किया, अपने नेबर से चीटिंग किया। तो हर नेबर ऐसा नहीं बोल सकती क्योंकि क्लैरिफाई नहीं हो रहा है, देयर नेबर नहीं हो सकता, या योर नेबर नहीं हो सकता। यू एंड शी हैव चीटेड योर, सॉरी आवर नेबर नहीं, योर नेबर, ठीक है, आवर नहीं होगा, सॉरी सॉरी, योर। वो हम लोग स्पेसिफाई नहीं कर पाए ना, तो आवर भी कट गया, योर बचेगा। यू एंड शी हैव चीटेड योर नेबर, अपने नेबर को हमने चीट किया, अपने नेबर को, ठीक है, आवर नेबर नहीं, अपना आवर मतलब मैं अपने समझ रहा था, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। सिलेक्ट द करेक्टली वर्ड, इसके अंदर चार ऑप्शन, इसका करेक्टली वर्ड है। तो पहले आपका इरिगेशन, इरिगेशन मतलब होता है खेत पटाना पानी से, तो इरिगेशन बिल्कुल सही है, कोई गलत नहीं लग रहा, देखते हैं आगे। बिगिनिंग की स्पेलिंग गलत है, बी में आई होगा, जो भी गलत है। रीजन, रीजन में भी गलत है, रीजन ऐसे नहीं लिखाता है, रीजन का मतलब होता है क्षेत्र, तो ऑप्शन नंबर डी गया। और रिवोल्यूशन में आर ई होगा, जो ऑप्शन नंबर बी गया, क्लियर हुआ, तो आपका ए हो गया। सिलेक्ट द करेक्ट पैसिव फॉर्म, सिलेक्ट द करेक्ट करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट क्या है कि रवि सेड टू मी यू आर डूइंग योर वर्क। तो रवि सेड टू मी, आर डूइंग वर्क, आर डूइंग है तो ये होगा पास्ट में, और सेड टू का टोल्ड होगा। तो यहाँ पे टोल्ड है, मी है, टोल्ड मी है, टोल्ड मी है, टोल्ड टू मी है, तो ऑप्शन नंबर सी पहले गया। यहाँ पे टोल्ड मी था, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी अभी तक सही है, ठीक है। आगे देखते हैं, डेट डेट सब में लगा है। फिर यहाँ पे है आई वर वॉज, तो आई के साथ वॉज आता है, ये सही है, आई के साथ वर नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए काट दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे एक हो गया, फिर वॉज के बाद एक और डेट था, तो ऑप्शन नंबर एक तो कट ही गया, दो बचा एक। अच्छा अब तो ऑप्शन एलिमिनेशन हो ही गया, नहीं दो वॉज बचा है। वॉज के पास डूइंग, डूइंग माई वर्क ये था, और यहाँ पे था आई वॉज डूइंग माई वर्क, डूइंग माई वर्क है, यहाँ पे योर वर्क है, तो यहाँ हो जाएगा यू आर डूइंग योर, आई वॉज डूइंग माई वर्क। यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा, और डी है, यहाँ पे अपनी बात कर रहे थे, जो कि मैंने अपना काम किया था, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हुआ। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, आपका लास्ट है शायद, करेक्ट पैसिव फॉर्म गिवन, इसको भी देख लेते हैं फटाफट। सिलेक्ट द करेक्ट पैसिव फॉर्म द गिवन ऑप्शन। तो करेक्ट है राहुल सिंह, सिंह राहुल टीचेस अस मैथ। जो सिंह राहुल है वो क्या करते हैं, मैथ पढ़ाते हैं।
द टीचर्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में। जब इसको पैसिव में करिएगा तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट फॉर्म इज एम आर में चेंज होगा। तो इज एम आर में चेंज करते हैं, तो यहाँ पे वॉज, तो वॉज गया, ऑप्शन नंबर ए गया। यहाँ पे वर, ऑप्शन नंबर बी गया। यहाँ पे इज था, यहाँ पे इज था। यहाँ पे टीच्ड है, यहाँ पे टॉट है। तो टीच का टीच नहीं होता, टीच का टॉट होता, ऑप्शन नंबर डी गया और सी कट गया। ठीक है, क्लियर हुआ, बहुत सिंपल था। एक्टिव पैसिव और इनडायरेक्ट स्पीच बहुत इजी तरीके से बनता है। ठीक है, ज़्यादा सोचना नहीं है, बहुत ही अच्छे से बना सकते हैं इसको, खाली आपको ऑप्शन छाटना आना चाहिए और इजिली एग्जाम आप क्रैक कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ तक आपका पूरा प्रैक्टिस सेट देखा, आपने हर एक चीज़ को मेंशन भी किया और पूरी तरह से हमने एक चीज़ को, हर एक चीज़ को डिटेल में सीखा। पहले हमने कंप्रीहेंशन भी कर लिया, वोकैबुलरी भी कर लिया, ग्रामेटिकल पार्ट भी कर लिया। तो आई होप सभी को बहुत ही अच्छा वीडियो लगा होगा। तो जिस लोगों को भी, जो स्टूडेंट को भी अच्छा वीडियो लगा होगा, वो लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, और बहुत ही अच्छा लगा तो कमेंट भी कर दीजिएगा। ठीक है, जिससे आपका हमसे पता चले कि आप हमारा वीडियो देखते हैं। ठीक है, तब तक के लिए चलते हैं और ऐसे ही हंसती रहिए, मुस्कुराते रहती है, सॉरी हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और इसी तरह हमारा वीडियो देखते रहिए। तब तक के लिए